जी, दोस्तों नमस्कार। रैम्प जेट मुख्तसर खान्स रिलेटिव्स इन इंडिया शुड बी थॉरोली चेक्ड। अरे दोस्तों, छड्डो परे, अभी फिलहाल और बड़ी मुसीबतें पड़ी हैं यार गले को। चलो, मित्रों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत और जल्दी ही मुझे लगता है आप अभी आ जाएँगे मेरे दोस्त सारे के सारे। अभी हमने जस्ट प्रोग्राम शुरू किया है। सॉरी, मैं थोड़ा-सा शायद देर हुई। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज का आखिरी कार्यक्रम। और वो आखिरी कार्यक्रम क्या है? मुक़द्दर खान का, जो कमर सीमा के साथ में था। चलिए, उस पर अपन बात अपनी शुरू करते हैं बहुत जल्दी से। और जी, और फिर अब देखते हैं कि इन साहब ने क्या हमारे लिए इस प्रोग्राम में रखा है, क्योंकि मैंने भी ये प्रोग्राम देखा नहीं है, मैं ईमानदारी से बताऊँ। तो चलिए, शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बात हो रही है। एक से मौका दीजिए, मैं शुरू कर रहा हूँ इसे। हुँ। आई थिंक देयर इज़ सम इश्यू। आई थिंक आपको ये जा नहीं रहा है प्रोग्राम। 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा, मैं इसको 1 सेकंड ज़रा ठीक करता हूँ। 1 सेकंड। In 1 second I'll set it right. There's some issue. Yeah. Now I think it's going. Now it should go because there was some problem. Uh, now ये आई बात। हाँ, अब ठीक है। Now I'll have to add this. Just 1 second. And because the program was not actually getting through, मुझे लगा कि आप देख नहीं पा रहे हैं उसको। तो अब आएगा प्रोग्राम, ये मुझे लगता है आपके पास। और चलाते हैं इस प्रोग्राम को। अ, ये हुआ ऐड मेरे दोस्तों। 1 सेकंड। नहीं यार, ये ऐड नहीं हुआ है। सॉरी, 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 सॉरी। ये ऐड नहीं हुआ है प्रोग्राम। मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत हैरान हूँ, बहुत परेशान हूँ। कैसे करूँ? 1 सेकंड, 1 सेकंड। आई एम नॉट वेरी श्योर कि 1 सेकंड इसको स्टॉप स्क्रीन। ओके, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस्सा क्या है भाई। हाँ, अब आएगा ठीक। ठीक है, अब आएगा ठीक है। समझ गया, अब आएगा ठीक। अब जरा दीजिएगा मुझे 1 लम्हा। अब मैं जोड़ता हूँ आपको इसके साथ, कमर चीमे के साथ में। ये है स्क्रीन टन एंड जी एंड मुख्तदर खान साहब, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, बोनजोर्नो। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक आर्टिकल लिखा है इंडियाज वर्ल्ड के अंदर, इंडिया नीड्स अ न्यू ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जो कि विच शुड हैव इट्स रूट इन ऑनेस्टी एंड रियलिटी। वैसे एक बात बताएं, डू आवर स्टेट एक तो कमर चीमा, वो क्या कहते हैं, आपका नाम मुख्तार खान है ना? मुख्तार खान साहब, मैं आपको बता दूं, आप बार बार ये जो अपनी ज्ञान को दिखाते रहते हैं, ये बॉन्जू होता है, ये फ्रेंच शब्द है। नमस्ते अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो प्रोनंसिएशन है, पाकिस्तानी मत करना, पाकिस्तान में इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो जो प्रोनंसिएशन इसका होता है, शायद आपको पता होगा अमेरिका में रहते हुए, ये बॉन्जू होता है, वो बॉन्जू। ओके, ऐसे बोला करो जब बोलना है। और नहीं बोलना है तो बकबकाने का हक तो आपका है ही पूरा का पूरा। आप कुछ भी बकबकाते रहो, जैसे वैसे बकबकाते रहते हो। चलो आगे चलते हैं। शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट्स टू बी ऑनेस्ट? और दूसरी बात ये बताओ, अब ये बात जब कोई पाकिस्तानी कहे तो कुछ और सोचने की जरूरत कहाँ जाती है? भला कोई पाकिस्तानी और अपने आप को पाकिस्तानी कहे और ऑनेस्ट कहे, ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता ना। है कि एक्चुअली जो आप इस आर्टिकल में कहना क्या चाहते हैं कि इंडिया एज ए मिडल पावर जो है, हम्म उसको कैसे देख रहे हैं,
एक तो हमने पिछले 15-20 सालों में देखा कि इंडिया ने पावर बोरो की, और दैट वाज एक बात है कवच भाई, बताओ बात क्या हो रही है? इंडिया के ऊपर आर्टिकल है, एक एक्स इंडियन ने लिखा है, और बात उसमें कौन कर रहा है? एक पाकिस्तानी बात कर रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। What has a Pakistani got to do with what India should do and what not? इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये कोई इंडियन तय करेंगे, इंडिया का इलेक्टोरेट तय करेगा, या एक एक्स इंडियन और पाकिस्तानी तय करेंगे? हाउ इज दैट मेकिंग अ सेंस टू समबडी? आई हैव नो आइडिया। एन अमेरिकन जो पीछे खड़े हुए थे, और इंडिया वाज पोजीशनिंग इटसेल्फ एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर, एंड नाउ हियर कम्स अ टाइम जहां पे हम इंडियंस जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, एंड देयर इज नो ग्रेट पावर बिहाइंड देम एट द मोमेंट एट लीस्ट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और वो ग्रैंड स्ट्रेटजी कैसे लेके आएंगे? डू यू थिंक यू आर सजेस्टिंग कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए जो भी उसके पास है? बेसिकली व्हाट आर यू एडवाइजिंग इंडिया? But why is he advising India? Who is looking for his advice? Is he part of any Indian think tank? No. Is he part of any Indian think tank? बिल्कुल नहीं। क्या किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है जो पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही हो? बिल्कुल नहीं। सो मच सो कि ये इंडियन भी नहीं है। दिस मैन इज नॉट इवन इंडियन। और अभी पिछले दिनों इन्होंने लास्ट वीक एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने आपके साथ शेयर किया था इनका, जो कि मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा था पर्सनली, जहां तो इन्होंने कह दिया था कि इंडिया इज गोइंग रसातल में जा रहा है भारत। बेसिकली यही कहना रहेगा इनका कि मोदी जी भारत को रसातल में लेके जा रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर यहां मार काट होने जा रही है, सब काटे जा रहे हैं। दिस व्हाट ही वाज सेइंग। सो व्हाट इज द पॉइंट? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये भाई साहब को ये इंडिया के बारे में बात क्यों करते हैं। एक्चुअली क्या है, सबकी दाल रोटी है, सबकी दाल रोटी है। इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है, मगर बात इंडिया ही करनी है। ऐसी कुछ लोग और भी हैं जो देश की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, मगर वकालत क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में मैं दोस्ती कराऊंगा। ऐसे कई कलाकार मैं जानता हूँ। कमर साहब, बहुत सारे सवालात आपने एक ही साथ मेरी तरफ फेंक दिए हैं, तो आई विल ट्राई टू आंसर देम वन एट अ टाइम। तो जहां पे आप ऑनेस्टी का सवाल पैदा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर द गवर्नमेंट शुड बी ऑनेस्ट, आई थिंक ये डेमोक्रेसी का ये तकाजा ही है कि द गवर्नमेंट शुड बी ऑनेस्ट विद देयर सिटीजंस। अब ये और बात है कि सम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के वजह से, फॉर ये क्या हो गया? अब ये और बात है कि सम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के वजह से, फॉर एग्जांपल कि अगर आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, और बात असल में ये है कि आपके पास नहीं है। सो इस तरह की सीक्रेट चीजें आप पब्लिक ना करें। सो देयर आर सम वेरी फ्यू, बट आई थिंक इट शुड बी फ्यू, और एटलीस्ट देयर शुड बी सम इलेक्टेड पीपल हु आर इन्फॉर्म्ड ऑफ एवरीथिंग। जैसा हमारे पास अमेरिका में सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, सिक्योरिटी कमेटी है, जिनको सीक्रेट इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी का गवर्नमेंट शेयर करती है। बट आई कैन टेल यू दिस मच कि जब आप पब्लिक को एक तरफ, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पब्लिक को झूठ बोला कि मैं अमेरिका फर्स्ट हूं और मैं मिडिल ईस्ट में वॉर्स नहीं शुरू करूंगा, मैं कोई लॉन्ग टर्म वॉर्स, और फिर उसने वही किया जो उल्टा बात की थी। सो दैट शोज टू मी अ लैक ऑफ ऑनेस्टी। और अगर बंदा ऑनेस्ट होता तो ही वुड हैव कम आउट टू द पब्लिक एंड मेड अ केस कि व्हाई ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम हिज प्रॉमिस। तो आई थिंक कि ना सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, मैंने तो इस्लामिक गवर्नेंस पे भी एक लंबी किताब दी है कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट शुड नॉट लाई टू देयर पीपल। ऐसा कोई, जैसा कि एटलीस्ट ये इस्लामिक गवर्नमेंट शुड नॉट लाई टू देयर पीपल, ये कहना ऐसा ही है दोस्तों कि मैं कैसे कहूँ कि एक जमाना था, अगर आप में से किसी ने कम्युनिज्म पढ़ा हो, तो जो लास्ट स्टेज कम्युनिज्म की आती है उसमें कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं कि इट विल बी अ स्टेटलेस सोसाइटी, देयर विल बी नो स्टेट, पीपल विल गवर्न इट ऑन देयर ओन, यू नो, इट विल बी अ स्टेटलेस सोसाइटी। बट लुक एट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म। बेसिकली एज कम्युनिज्म ग्रू, द स्टेट बिकेम मोर पावरफुल। ये एक सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।
ये ठीक जो ये बात कह रहे हैं इस्लामिक स्टेट के लिए, इस्लामिक स्टेट शुड बी ऑनेस्ट. व्हेन वाज इट ऑनेस्ट? व्हेन वाज एनीथिंग इस्लामिक ever since its inception was honest? जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया था, बाद में निकल कर क्या आया? क्या वो ऑनेस्ट थे? क्या उन्होंने दो तरफा बातें नहीं की हैं? कभी कहा ये सेकुलर मुल्क होना चाहिए, कभी कहा इस्लामिक होना चाहिए, कभी कहा कि मैं तो पहले ही जब मुल्क बनाया तभी तय कर चुका. मैं चंदा की बात कर रहा हूँ. कितनी तरह की बातें नहीं बोली उन्होंने. बट अब आप देखिए, इस्लामिक कहना और मुझे कोई लॉजिक बताइए, कोई बात बताइए जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मिलेगी उनकी कही हुई. वो हर बात पे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हर बार अपनी जिंदगी में अपने प्रिंसिपल्स को बदलते रहे. मोहम्मद साहब भी modern IR theory में there is something the realists call as the morality of the state, जिसके तहत वो समझते हैं कि स्टेट सिक्योरिटी को प्रिविलेज करते हुए आप जो चाहे वो कर सकते हैं, and that is moral. But I don't think that in Islamic ethics and principles there is a मतलब pass नहीं है आपको for doing unethical things. All right, then let's put it this way. Is there anything like a Islamic state working on Islamic principles in the world at all? For that matter, one could also ask, has there ever been anything like this that he is demanding? Answer is for you to look out. Just to advance the national interest. National interest is not a sacred concept in Islamic societies, in Islamic state. ये और बात है, आप depart हो जाएं from Islamic values, that is fine. Most countries do. Yazid के ज़माने से हम the states have departed away. In fact, मुआविया के ज़माने से आप कह सकते हैं कि when they. तो then बचा क्या? मतलब होना नहीं चाहिए पर होता है. तो अलतकिया और क्या होता है? What else is अलतकिया? यही तो होता है. क्या लिखा है कोई फर्क नहीं है, प्रैक्टिस क्या हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है. That's what al-taqiyya is all about. Destroyed the Khulafai Rashidin, they departed away from ethics and principles. तो वो एक सवाल है. I think that the more honest the states are, उनको अपनी पब्लिक की उतनी ज्यादा बैकिंग भी मिलेगी. That is one important part. दूसरी चीज ये है कि जो ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये क्या अपने आप में आइडियलिज्म नहीं है कि अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो आपको पब्लिक की बैकिंग मिलेगी? तो फिर पॉलिटिक्स क्या होती है? जिन लोगों ने पॉलिटिक्स की है उनको क्या पहले दिन से ये नहीं मालूम है कि सब कुछ जो है वो परसेप्शन का खेल होता है, और परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, और परसेप्शन बाय इटसेल्फ जनरली फेक होता है. कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बट ऑफ्टन व्हाट यू सी इज व्हाट इज शिमरिंग, व्हाट इज ग्लिटरिंग. की चीज है कि देखिए, ग्रैंड स्ट्रेटजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और अभी भी उसके ताल्लुक से डिबेट है कि इज इट यूजफुल और नॉट. क्या छोटे मुल्क के लिए ग्रैंड स्ट्रेटजी इज यूजफुल और नॉट? जो टेक्निकल डेफिनेशन है ग्रैंड स्ट्रेटजी का, मतलब ये है कि आप अपने सारे सोर्सेस ऑफ पावर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और कल्चरल, सॉफ्ट पावर, ये सारे को मिलाकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी गोल्स किस तरह आप हासिल करते हैं. दैट इज व्हाट ग्रैंड स्ट्रेटजी इज सपोज्ड टू बी. ओके, एक बात बताओ दोस्तों, ये जो कुछ अभी मक्का वाला जो खेल हुआ है, आपको क्या लगता है सारा कुछ बड़ा 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 ऑनेस्ट तरीके से किया जा रहा है? इसमें सब कुछ बड़ा मोरल है जो है? क्या पाकिस्तान ने अब तक अपने इतिहास में जो कुछ करता रहा है, पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1947 टू डेट, क्या वो एक इस्लामिक स्टेट कहा जा सकता है? अगर नहीं तो क्या वो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अब तक हमेशा से चीट करता रहा है, जिस स्टेट को रिलीजन के नाम पे बनाता रहा है? विल मुख्तार खान टॉक अबाउट इट? Why, now that he has a platform, why doesn't he give Pakistan as an example? What kind of Islamic state it is? दोस्तों, मैं आप में से बहुत से दोस्तों को पता है कि मैंने अभी रिसेंटली किताब लिखी थी. मैं अर्ज करता हूं, ये एग्जैक्टली सब्जेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पे. इट इज द रिलीजन बीइंग सोल्ड इन द नेम ऑफ ऑयल, इन द नेम ऑफ इस्लाम.
व्हाट बेसिकली दे आर सेलिंग इज, वो बेसिकली वर्चस्व जो बनाना है वो इस्लाम का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो और अदरवाइज। ये सबका सब खेल रिलीजन का है। तेल तेल बेसिकली एक मीडियम है उसको फैलाने का, जो जिसके नाम पर वो राज कर रहे हैं, दैट इज इस्लाम। तो ये इस्लामिक, ये बेसिकली, आई एम सॉरी अगर आप मुझे मालूम होता है ये कंटेंट है, मैं प्रोग्राम ही नहीं करता। मैं समझता हूँ ग्रैंड स्ट्रेटजी इज अ बिट मोर देन दैट। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से, जैसा कि मैं मुशाहिद हुसैन से पूछा था, द डिबेट विद मुशाहिद हुसैन से जो मेरा इंटरव्यू था वाज टू गेट अ सेंस कि क्या पाकिस्तान हैज अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। तो इसलिए मैं पूछा था आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो जब आप बच्चों से पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनोगे और बच्चा कहता है कि मैं पायलट। अब जरा सोचो, मुशाहिद हुसैन से पूछ रहे हैं कि वेदर पाकिस्तान हैज अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे कि डज मोदी हैव अ ग्रैंड स्ट्रेटजी फॉर 1947। हम सुन क्या रहे हैं पाकिस्तान के मुशाहिद हुसैन के बारे में। मुशाहिद हुसैन जो बेसिकली सेनेटर है पाकिस्तान का और चाइना का चमचा है, चाइना का गुर्गा है। बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। Then you say, okay, now you have a grand goal. How will you get there? आप डॉक्टर कैसा बनोगे, आप इंजीनियर कैसा बनोगे। हमारे शहर में तो मेडिकल स्कूल भी नहीं है। थिंग्स लाइक दैट। लाइक अगर बच्चा कह दिया कि मैं आई विल, सोचिए आप कि भूटान में कोई बच्चा कहता है कि मैं आई वांट टू गो टू मार्स, कैसा जाओगे? भूटान में तो स्पेस प्रोग्राम ही नहीं है। तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि कोई ऐसे कंट्री को माइग्रेट हो जाए जहां पर there is a well developed space program and then he becomes an engineer in aeronautics. So how to get from where you are to where you want to be is the strategy. लेकिन उस स्ट्रैटेजी के लिए गोल है। तो जैसा कि नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, एटलीस्ट ही हैज ए ग्रैंड विजन ना, कि हम विकसित भारत बन जाएंगे 2047। अब ये और बात है कि वेदर देयर इज ए स्ट्रैटेजी और नॉट। तो हैप्पी मॉन जेकब जो एक प्रोमिनेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है भारत में, जो एक थिंक टैंक भी चलाते हैं और एक मैगजीन के एडिटर है इंडियाज वर्ल्ड, उन्होंने उसमें एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया को अपनी ग्रैंड स्ट्रेटजी को सोचना, नीड्स टू रीथिंक और डी अमेरिकनाइज इट। तो उस लंबा आर्टिकल है, उसमें दो उनके मेन मुद्दे थे। एक मुद्दा ये था कि अमेरिका के ऊपर निर्भर था भारत का डिजायर टू बिकम ए ग्रेट पावर। उस खुलेआम से कह दिया, उसने कहा कि हमने पिछले 20 साल से ये कोशिश की कि अमेरिका हमको ग्रेट पावर बना दे, कि अमेरिका के साथ हम मिलकर, अमेरिका हमको हथियार देगा। अमेरिका ने बहुत बकवास। कौन से हथियार अमेरिका ने हमको दे दिए जिनको लेकर अमेरिका इतनी बातें कर रही है, कहने की बातें हैं। यू नो, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। समबडी हैज टू गिव मी समथिंग। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपके पास है बिल्कुल। आपके पास अपाचे हेलीकॉप्टर है, किसी काम के नहीं आ रहे हैं, लिमिटेड यूज है उनका हमारे यहाँ। हिमालय के ऊपर जाके, लद्दाख के ऊपर जाके वो बंद हो जाते हैं हाले, है कि नहीं? आई रियली डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये उन्होंने, अमेरिका ने बहुत किया। ये कहना आसान है। व्हाट हैज अमेरिका डन एक्चुअली? व्हाट हैज अमेरिका गिवन टू इंडिया? और बदले में मतलब ये, अच्छा, और जो प्रॉमिसेस थे इंडिया को ग्रेट बनाने के, ये प्रॉमिसेस क्या इंडिया ने अमेरिका से लिए थे या अमेरिका ने इंडिया को बेचे थे? ये भी एक सवाल है। ये तो एक अमेरिकन हमसे कह रहा है कि इंडिया का विजन इस पे बेस्ड था कि अमेरिका हमको बनाएगा। मेरा ही मानना है कि दरअसल अमेरिका वाज सेलिंग अस दीस फेक प्रॉमिसेस और हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। दैट वाज द फूलिशनेस। मैंने इनफैक्ट वहां पर उसमें फिर दूसरे लोगों ने रेस्पॉन्ड भी किया। तो उसमें एक राजा मेनन नाम के एक नेवी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काफी तफसील से एक ही पैराग्राफ में लिस्ट कर दिया कितने एडवांस हथियार अमेरिका से ऑलरेडी मिल चुके हैं। पर राजा मोहन, बॉस, उनके लिए रिस्पेक्ट है बॉस। राजा मोहन साहब को मैं जानता हूँ, उनको हम में से कौन नहीं जानता है? जो भी आदमी यहाँ के स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स को पढ़ता है वो सब राजा मोहन को जानते हैं। तो ये कहना कि वो एक एक्सपर्ट है, जी नहीं, वो द एक्सपर्ट है। और हमको नेवी में मिले हैं, आप कह सकते हैं कि हमको MQ-9B मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है, हम सर्वेलेंस करते हैं उससे। मगर क्या हमको हमारे वो जहाज जो जिसके हमने पेमेंट की हुई है 5 साल से वेट कर रहे हैं, तो अब तक मिले? नहीं मिले। हमने किराए पे लिए हुए और अभी एक्सटेंशन हुआ है और 2 और ले रहे हैं, ये मिला हमको।
किराए पे जहाज मिल रहे हैं। क्या मजाक है यार। ड्रोन्स को लेकर और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह, तो इंडिया की डेफिनेटली डिफेंस कौन कैपेबिलिटी। सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हमको कौन से मिले भाई? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिले, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के नाम को ड्रोन मिले, MQ-9 भी जो किराए पे चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और जो हमारे हमने लिए हुए 22-25 वो आते एक नहीं आया, सप्लाई नहीं हुई। पिछले साल बात हो रही थी शायद साल के आखिर में आएगा, अब वो 27 की बात हो रही है कि 2027 में आएंगे। 7 साल में अगर कोई दोस्त होते वो मुल्क जो पैसे वसूलने के बाद में 7 साल बाद सबका ड्रोन की सप्लाई करेंगे, तब तक तो टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी भाई। क्या करना है उनका? को अमेरिका ने एनहांस किया है। नॉट ओनली दैट, और ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। इट चेंज्ड एवरीथिंग। It only gave us the agreement. The strategy was ours. We never bought any plants from America, and for good reasons. अगले हमको प्लान देना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। महंगे प्लान्स भी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धोएंगे। क्या करना है हमने उसे लेके? इसीलिए तो आप देख लीजिए, चाहे वो यूरेनियम खरीदना हो, चाहे प्लांट्स खरीदना हो, हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, बाकी कंट्रीज से ले रहे हैं, हमने कुछ उनसे को लिया ही नहीं। जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बाकी एनर्जी के लोग हैं, हम उनसे ले रहे हैं, अमेरिका से नहीं ले रहे। ये रीजन है नहीं ले रहे। यू कैनॉट एक्सप्लॉइट अस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव डन टू अस, जो जॉर्ज बुश के जमाने में हुआ। लेकिन अब हैप्पी माउंट जेकब ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका पे भरोसा करना जरूरी है? क्या इंडिया कैन कम अप विद अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो अमेरिका सेंटर्ड नहीं है, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ाने के ऊपर फोकस करें? तो डोंट एक्सपेक्ट। आ गई ये क्या बात है? अब तो इस पे बात करनी बेकार है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सामने क्या हो रहा है, सब कुछ निकल चुका है इस स्टेज से जिसकी बात की जा रही है। अमेरिका टू मेक यू ए ग्रेट पावर, बिल्ड योर कैपेबिलिटीज टू बिकम अ ग्रेट पावर, ये हैप्पी माउंट जेकब का खुलासा है। और उसके रिस्पांस में कई लोगों ने डिबेट किया। इनफैक्ट सी राजा मोहन का एक आर्टिकल आया था फॉरेन पॉलिसी में, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत बेसिकली नहीं है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और वी डोंट नीड टू रीस्ट्रक्चर दैट। तो ये सारा डिबेट चल रहा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये आर्टिकल लिखा। दे इनवाइटेड मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट और आई रोट दिस पीस। तो मेरा 3-4 पॉइंट्स ये थे कि एक कि इंडिया में रेट्रिक बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ही ज्यादा। सो फॉर एग्जांपल कि आजकल ऑब्सेशन है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट देयर आर अदर फैक्टर्स जिस पे कोई तवज्जो ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल आज एशिया की सबसे लोएस्ट रैंक्ड स्टॉक मार्केट हो गई है इंडिया की, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का सवाल है। तो इस तरह से कई नेगेटिव चीजें हैं जिनको नजरअंदाज कर कैसा है दोस्तों, ये कैसी बात है ना। इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लोएस्ट रैंक हो गया है, मगर FDI है कि बढ़े जा रही है। पिछले हफ्ते में आपने सुना होगा 700 बिलियन क्रॉस कर चुका है इंडिया का जो रिजर्व फॉरेक्स है। अब आप मुझे बताइए वो क्यों आ रहा है, कैसे आया है? नहीं, कोई नहीं बात करेगा उस बारे में। आपको सिर्फ नेगेटिव देखने हैं। जिन बातों के लिए इंडिया को नेगेटिव दिखाएंगे, उन्हीं बातों पे कल को अपने लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट निकाल लेंगे। अगर आप उसको हाईलाइट करते तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, एंटी हिंदू हो जाते हो, इस तरह की बातें। सो हमें आपको सर नेगेटिव पॉजिटिव रखना ही नहीं है। All we want is who are you to actually talk about us? What is your status? आपने यूनिवर्सिटी में बैठिए, अपने रिसर्च पेपर लिखिए, अच्छे बुरे जो भी हैं। आपके चैनल को भी, आप दोनों एक ही कैटेगरी में है ना। आपके भी ट्विटर हैंडल बैन है इंडिया में, आप भी टपके रहते हैं। यूट्यूब चैनल सब यहाँ के बैंड है, फिर भी आप टपके रहते हैं बेशर्मी के हाथ में। आपके एक चैनल को बैन कर दिया है, आप भी नया चैनल बना के टपक पड़े आके, और पूरी बेशर्मी से कहते हैं मुझे 1 लाख फॉलोवर मिल गए। मतलब आप जरा सोचिए ना कि आपकी हैसियत औकात ये है कि आपको एक मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो मैं कह रही है कि हम आपको नहीं देखना चाहते, और आप टपके आ रहे हैं जबरदस्ती घुस के बीच में। अब आप इसमें डेमोक्रेसी ले आइए बीच में। इस्लामिक स्टेट के प्रिंसिपल्स के बारे में क्या कहते हैं, ये बताइए। thing is कि you are overestimating the capabilities of the state, okay, and you are not understanding where the state really is.
ये जो अगर तुम्हें लगता है यार, वैसे मुख्तार खान तुमको अगर इतना ही लगता है, तो व्हाई डोंट यू डायरेक्ट द पॉलिसी ऑफ अमेरिका? व्हाई डोंट अमेरिकन्स एक्चुअली टेक योर सजेशंस एंड योर एडवाइसेस? ऐसा क्यों है कि वो अमेरिका बद से बदतर होता चला जा रहा है? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये कहना कितना आसान होता है किसी भी के लिए, ये कहना यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, so you mean to say that whatever you are saying, you are the only one who is understanding, and everybody else's point of view is actually nonsensical, right? Your point of view, keep it to yourself, damn it. Nobody is seeking your suggestion. जहां तक कमल सीमा की बात है, he is as shameless as you. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से आर्ग्यू कर रहा हूं कि इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज। इंडिया अमेरिका पे डिपेंडेंट है, इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है, इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है। एक सिंपल मिसाल दे, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दुनिया में कितने ही कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स को लेते हैं, बेसिक फार्मास्यूटिकल्स को हमसे ले रहे होते हैं। There are reasons why they call India the the chemist of the world. क्यों कहते हैं? Dependency, the world is interdependent. वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट। भाई यूक्रेन जैसा मुल्क जहां पे जंग चल रही है पिछले 4 साल से, दुनिया को क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है नहीं पड़ा वीट का, उसकी वजह से, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द सप्लायर्स, मेजर सप्लायर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वीट। तो इट इज इंडियन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। भाई क्या मुश्किल है इसमें? हर दुनिया में लोग कुछ ले रहे होते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। इट डजंट मीन कि बिना एक के दूसरा काम नहीं चलता। देता हूं आपको कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, फार्मास्यूटिकल इज द बिग अचीवमेंट। इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है फार्मा को। इनफैक्ट अमेरिका का 40+% इन वॉल्यूम, नॉट इन डॉलर्स, क्योंकि इंडिया से सस्ते आते हैं, उसका डॉलर वैल्यू कम हो जाता है। बट जो जेनरिक दवाएं आते हैं अमेरिका में, नियरली 40% से ज्यादा शायद इंडिया से आते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इंडिया इज बिकमिंग, ये डिपेंडेंसी हो गई ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? कल को अगर इंडिया अमेरिका को ये फार्मास्यूटिकल्स देना बंद कर दे तो लोग अमेरिका में मरना शुरू हो जाएंगे। कोई अल्टरनेटिव नहीं तैयार होगा उसका। बिल्कुल होगा, कोई और क्रिएट करेगा। द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड विदाउट इन्वेस्टिंग इन रिसर्च, समझ रहे हैं आप? तो अच्छा, विदाउट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, सुन लीजिए। बट उसका जो 73% उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से आते हैं। एपीआई की बात कर रहे हैं, एपीआई आते हैं वहां से, एपीआई वहां से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है। मगर वो चाइना में तो कर सकता है ना, अगर एपीआई उनके पास है, फिर भी चीजें आ रही। और खुद चाइना अपनी फार्मास्यूटिकल मार्केट एक्सपेंड कर रहा है। बाय द वे दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा कि चाइना को इंडिया ने 10% दिया है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए सुविधा दी है। आप देखिए जरा कितना इन्वेस्टमेंट आ गया है एक हफ्ते में, पिछले जब से ये हुआ है महीने भर में। जब देखिए कितने प्रपोजल आ गए चाइना की तरफ से उस 10% की बेसिस पे। ये कह रहे हैं डिपेंडेंसी। जो कंसर्न मुल्क है उनको डिपेंडेंसी नहीं फील हो रही है, उनको लग रहा है कि सारे मुल्क आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मगर चूंकि आपको इंडिया को डाउन करना है तो आप ये कहानियां सुनाते रहिए। ऑनेस्टली अगर मुझे पता होता कि ये बकवास है तो मैं कभी नहीं इसको शुरू करता प्रोग्राम को। तो अगर वो काट दें आप, चाइना से ताल्लुक खत्म हो गया, तो इंडिया की फार्मेसी विल कोलैप्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि और उसके साथ ही अच्छा चलिए ये मान लिया कि एपीआई जो है वो कट गए तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल विल कोलैप्स। बट वो एपीआई तो इंडिया में बनने आ रहे हैं, लोग इंडिया में भी उनको निकालना शुरू कर रहे हैं, हमारे उन पर भी काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है क्या? लोगों को जब वल्नरेबिलिटीज अपनी पता लगती हैं कि भाई ये बंदा धोखा दे सकता है और ये इंटरडिपेंडेंसी पे काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है? फिर लोग में ऑल्टरनेटिव तैयार करते हैं। एपीआई में ऐसा कुछ थोड़ी है कि कोई और बन नहीं सकता कुछ भी और। दिस इज नॉट हाउ नेचर वर्क्स। भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या कहा जाए मित्रों, मैं देना। अच्छा आप लोग कितने लोग हैं? अरे 132 लोग हैं। ओके, विदाउट इन्वेस्टमेंट रिसर्च, जी बिल्कुल अंशुमन, ऐसी बातें हैं। खुद अमेरिका में बैठ के इंडिया को सजेशन देते हैं। यार पूछो, आदमी कहना बेकार। एसबीआई स्टॉप फ्यूचर एंड ऑप्शन manipulation at closing time. So USA investors are trying to defame. Now you got it. बिल्कुल। ओके, चलिए इनकी कहानी जरा और आगे सुनते हैं। ये to understand this, when you talk about that, oh we are the pharmacy of the world, you have to understand। अरे मैं तुमको बताऊं अंशु, ये जो आप बात कर रहे हो ना,
ऐसा नहीं कि डिफेम करने के लिए कर रहा है, एक्चुअली इसको जो फीड किया गया है वही बता रहा है, पर जो ऑल्टरनेटिव रियलिटी है, जो इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी है, वो इसको कौन बताएगा? वो तो उसको पता ही नहीं है ना। तो ही इज गिविंग यू व्हाट इज बीइंग पब्लिश्ड इन यूएस एंड दैट्स अबाउट इट। और इनके लिए वो अल्टीमेट, यू नो, द ब्यूटी ऑफ यूएस इज they believe whatever they are writing is ultimate reality. कि यू आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो ये ऑटोनॉमी नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। तो वन थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट, So, but he did not answer his own thing. API बंद हो गई, इंडिया से फार्मास्यूटिकल जानी बंद हो गई, तो दुनिया में सब लोग फिर मरना शुरू कर देंगे क्या? अगर ये फार्मेसी जो दुनिया की कही जा रही है इंडिया, API को बंद कर दी जाए तो इनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये तो समझ में आता है। मगर उसके रिजल्ट में क्या, फिर अमेरिका में जो 40% दवाइयां वो ले रहे हैं इनसे, मरना शुरू हो जाएंगे लोग? बताए ना इन दिस डिबेट्स के इंडिया की डिपेंडेंसी को मैनेजमेंट जो है उसको मैनेज कर रहा है इंडिया अपनी स्ट्रक्चरल, और इंडिया की जो इतनी तरक्की होगी ना, इंडिया बिकेम द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, सिक्स्थ बिगेस्ट, ये फलां हो गया, चांद पे चले गए, सूरज की तरफ चले गए। इतना सारा होने के बाद इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वही का वही है जो आज से 50-60 था। वही दो चैलेंज, पाकिस्तान। कैसे? पाकिस्तान हमारे चैलेंज नहीं है। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान हमारे लिए चैलेंज है। चाहे तो पाकिस्तान को एक दिन में खत्म करें, कर सकते हैं, नहीं करते हैं क्योंकि मोरलिस्टिक है। हमें लगता है भैया पड़ा रहने दो एक तरफ को, कोई अपनी जिंदगी कैसे ही था जीने दो। बट ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। और जहां तक ये बात, ये जो सरकासिज्म है, इंडिया चांद पे चला गया, क्या गया नहीं? क्या उसमें अमेरिका का हाथ था? अमेरिका ने उसमें कोलैबोरेट किया है, थैंक यू किया है। बाय द वे दोस्तों, अगर इंडिया R&D में इतना ही कमजोर है, तो ये नासा भागा हुआ इसरो के पास क्यों आया है कि भाई हम ये जो मिशंस भेज रहे हैं मार्स पे, आप हमारे साथ चलिए? क्यों? क्योंकि हम तो R&D में कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ आता जाता ही नहीं साइंस में, सब कुछ मूत कर खान हो जाता है। चाइना, यानी 30-40 साल पहले जो डिबेट थे अबाउट हाउ टू डील विद पाकिस्तान, हाउ टू डील विद चाइना, आज भी तो आप कितने भी पावरफुल हो, नहीं, आप ये अब वो नहीं है, वो तुम्हारा सोचना है, ये खाली कहने की बातें हैं। हाउ टू डील विद पाकिस्तान, वो जब जो बातें हम तब कहते थे, आज उससे बात बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। हाउ टू डील विद पाकिस्तान टुडे इज वेरी डिफरेंट देन हाउ इट यूज्ड टू बी। अगर हम ये पॉलिसीज अपने आप को स्ट्रेंथन उस तरह से कर लेते जैसे हमने आज किया है और कर रहे हैं, तो हमको इतने सारे टेररिस्ट अटैक झेलने पड़ते हैं क्या? अपने हजारों लोगों को हमने मरवाया है, वो झेलना पड़ता है क्या? जो बंबई के ट्रेन धमाके हुए थे वो होते क्या? दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाता क्या? कराची में बैठ के ऐश कर रहा होता क्या? क्या बकवास कर रहा है आदमी? The security environment has not changed. That is the point that I was trying to make in that article. It is bullshit, and it's a bullshit. The security environment has completely changed. इसीलिए पिछले प्रोग्राम में कमर सीमा की आवाज नहीं निकल रही थी जब जयशंकर ने कहा भारत मक्का एग्रीमेंट, वी डोंट केयर क्या हो रहा है मक्का एग्रीमेंट में। इससे पहले इंडिया पैनिक होता था, अब इंडिया क्या कर रहा है? तेल लेने जाओ, वी डोंट केयर, अपना अक्का मक्का करते रहो जो करना तुमको। कि they need a strategy to escape ये जो dependencies और challenges हैं। बिल्कुल आपकी बात तो सही है। तो ये डॉक्टर साहब, फिर आपने कहा रेटरिक की बात की है, तो रेटरिक तो वो तो बेसिकली सारा टाइम पॉलिटिकल अपने पर्पसेस के लिए करते हैं। और इंडिया जो है रिसेंटली अपने आप को, और ऑटोनॉमी की बात भी करें तो इंडिया जो उसने कहा था, अभी जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, मोहन क्या नाम है उसका, ये राम माधव की बात कर रहा है यार, वो जो आरएसएस में थे पहले, तो उन्होंने उधर वाशिंगटन, अरे जो आरएसएस में थे पहले अभी इनके दिमाग का क्या करो बताओ? जो आरएसएस में थे पहले, जैसे राम माधव ने आरएसएस छोड़ दी। में
राम माधव। राम माधव, उन्होंने तो वॉशिंगटन में कहा था भाई तुम्हारे कहने पे रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इंडियंस हर चीज के अंदर अच्छा जरा सोचो दोस्तों, ये है ना, इसको कहते हैं अव्वल दर्जे की बेवकूफियां। मतलब डेटा कुछ भी कहता रहे, अगर 17 मिलियन आ रहा था पहले और वो 12 मिलियन पे आया, तो राम माधव की स्टेटमेंट आप इंपॉर्टेंट मानेंगे या डेटा इंपॉर्टेंट मानेंगे? ये पीक टाइम का बता रहा हूँ मैं, उस टाइम बता रहा हूँ जब राम माधव ने बात कही थी, उन महीनों का बता रहा हूँ। दैट वाज द डिफरेंस। ये हमको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। उस समय पे हमने इनको खुश करने के लिए कुछ तेल अमेरिका से, कुछ अफ्रीका से, कुछ यहाँ से मंगाना शुरू कर दिया था। दैट इज हाउ इट वेंट कि भैया खुश रहो, चुपचाप अपना काम करो। डिपेंडेंट भी हैं, बातें ऑटोनॉमी की करते हैं, आप कहते हैं ये रेटरिक है इनकी। तो मतलब एक्चुअली मतलब समझ नहीं आ रही कि आज जहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये जो मक्का पैक्ट हुआ इस पे हमें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए ये अलायंस की कोई वैल्यू नहीं है। और जब सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे थे तो ये अलायंस क्या कर रहा था, किससे बात कर रहे थे आप? मिस कर दिया, किससे बात कर रहे थे? वो एक डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूँ, वो किसी से इंटरव्यू दे रहे थे आज कि मक्का पैक्ट हुआ तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते। डू यू थिंक दे आर आल्सो इन स्टेट ऑफ डिनायल, या कि आपको लगता है कि इंडिया जो है, खासतौर पे जयशंकर की कद काट से बहुत बड़ी चीजें हैं ये, और इन चीजों के लिए एटलीस्ट डोवल साहब जो है वो बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं, तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात करते हैं, डिपेंडेंट भी हैं, फैसले भी नहीं ले सकते, घर में रेटरिक से गुजारा करते हैं। तो डू यू थिंक इंडिया कंट्री ऑफ 141.4 बिलियन पीपल actually has something to offer to the world other than just कि जी ठीक है हम एक मार्केट है, हम चीजें बना रहे हैं, कर रहे हैं, चाइना +1 ही है बस एक, या लेकिन है ना, कितना अजीब है ना, ये कौन बोल रहा है, किस मुल्क का बंदा बोल रहा है, कौन सी हालत से बोल रहा है, क्या नॉलेज लेके बोल रहा है, क्या बैकग्राउंड है, का कोई इम्पैक्ट नहीं है इन दैट सेंस, या आप समझते हैं कि ये इम्पैक्ट ग्लोबली क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे किसी वक्त में? खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ ये सोचकर कि इंडिया बेकार है, क्या फर्क पड़ता है इससे? इंडिया को क्या साबित करने के लिए अपने आप को पाकिस्तानी बचा है या कमर चीमा बचा है, कोई और है ही नहीं। See, there are many things in that issue. तो मैं आपको पीछे से आता हूँ, what India can contribute. India is the only country जिसका population is going to grow for some time. और 15-20 साल तक India will reach something close to 1.7 billion population. फिर उसके बाद India will begin to decline. हालांकि India has already reached जो fertility rate होती है वो already 2 के नीचे आ गई है, which means that it should not grow, but momentum कुछ इस तरह सा है कि India will reach 1.65, 1.7 billion before its population goes down, which means कि इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, which you can see. तो इंडिया का जो 10% टॉप 10% है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक जर्मनी या फ्रांस। और इंडिया जो साउथ इंडिया है पूरा का पूरा, उसकी पर कैपिटा जीडीपी इज अबव 5000, आपसे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा अमीर है पूरे सदर्न स्टेट्स, पूरे के पूरे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दीज आर वेरी रिच स्टेट्स। सो दे आर ऑन पार, जैसा यूक्रेन की तरह है ये, इन टर्म्स ऑफ जो यूक्रेन था बिफोर द वॉर, इन दैट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज बन चुके हैं वो। तो उससे ये होता है कि अगर आप 10% भी ले लें इंडिया का, तो वी आर लुकिंग एट 170 मिलियन पीपल। बांग्लादेश के उतना बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच इज ऑन पार विथ यूरोप। समझे ना आप? इट इज लाइक सेइंग कि इंडिया में एक जर्मनी और एक फ्रांस है। ये और बात है कि इंडिया में एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान भी है, एक सोमालिया भी है, बट इंडिया में एक जर्मनी और फ्रांस भी है। तो अगर आप जर्मनी और फ्रांस को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो ये तो दोनों मिलके है ना।
यू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द साइज। तो यहाँ पे आप आके बेच सकते हैं, आप 170 मिलियन आप चीजें बेच सकते हैं। सेलफोन्स फॉर एग्जांपल, हर बंदे के पास तब सेलफोन होता है, तो दे कैन बाय आईफोन। सोचिए आप 170 मिलियन अगर आप आईफोन्स बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग देम वेकेशंस, लाइफस्टाइल, आप उनको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले। मैं दोस्तों आपको बता दूं, चूंकि ये आपने बात बोल दी है तो मैं एक और बता दूं आपको कि गूगल के बाद में अब ये बात है, गूगल जो है वो कंप्लीटली अपने फोन्स वगैरह जो बनाता था चाइना में, वो सब छोड़ के इज कमिंग कंप्लीटली टू इंडिया। ये बात भूल रहे हैं। अब अगर इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज, वो सबका सब चला गया तो क्या बात की जाए, ये इनकी हालत है। एंड दिस इज हैपनिंग राइट एज वी स्पीक। दुबई में इंडियंस है, so they are not only capable of buying expensive things from overseas, they are also investing abroad. फिर इंडिया का जो नो, दैट्स द डेटा दे डोंट टॉक अबाउट। ये जो डेटा है, जो स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकला है, वो कहाँ जा रहा है, ये भी तो देखा जाना चाहिए। एक आपने बताया कि जो अमेरिकन पैसा था वो बेसिकली भाग रहा है। वो क्यों भाग रहा है आपने खुद देख लिया। एसबीआई ने अपने जो सेबी ने जो रूल बदले। प्लस इसके अलावा एक और चीज देखिए कि इस समय पर कितने इंडियंस बाहर कंपनियां बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। उसका क्या, वो जो पैसा जा रहा है वो भी तो हमारे घर से निकल के जा रहा है। तो जो डिक्रीजिंग पैसा होता है जिससे हम बाहर असेट्स खरीद रहे होते हैं, ये उसको हमारा नुकसान बता रहे होते हैं। वेयर एज वी आर बाइंग एक्चुअली असेट्स, उसको काउंट ही नहीं करते। ये एक एसेट है विच इज इट्स डायस्पोरा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, यूनिवर्सिटीज, आप जाके हार्वर्ड में देख लीजिए, डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज इज एन इंडियन फेलो। अगर आप जाके देख लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के बिजनेस स्कूल के डीन, कई जगह जाके देखिए आप, यूनिवर्सिटीज आर डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रोफेसर्स। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप देखिए इंडियन सीईओ। तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टैलेंट, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। कोई मुल्क इतना नहीं, द ओनली कंट्री दैट कम्स क्लोज। अब जरा देखिए, ये जो बात कही जा रही है इसको अब जरा मिलाकर देखिए। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया कमर चीमा की तरफ से, उस सवाल की वैल्यू जरा देखिए, कहीं खड़ा होता है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड द क्रैप दैट ही हैज अगेंस्ट एंटी इंडिया। बेसिकली जो एंटी इंडिया उसके मन में भरा हुआ है फीलिंग। Close in competition is China, and China suffers from the accent issue. समझे ना? तो इंडियंस जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं कंपेयर टू द चाइनीज, दे आल्सो हैव एन एडवांटेज इन द ग्लोबल मार्केट। सो तो टैलेंट एक्सपोर्ट है। सो इंडिया हैज सर्टेन एजेस, सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब ये सवाल होता है कि उसको व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में आई बात? व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, व्हिच कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड। जी चलिए, उसको पूरी तरह से यूज किया जा रहा है या नहीं, दैट इज द डिबेट व्हिच इज कमिंग। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो वो है जहां तक कि इंडिया की नेटवर्थ है। तीसरी चीज ये है कि इंडिया, जैसा आप जयशंकर की बात कर रहे थे, देखिए 2023-2024 तक आई यूज्ड टू बी ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर, खासतौर से जब मैंने उनकी पहली किताब पढ़ी, इंडियाज वे। आई रियली लाइक दैट बुक। मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी करता हूँ किताब। इट्स अ वेरी गुड बुक, सीरियस बुक है। उनकी जो दूसरी बुक आई थी, बेकार बुक, इट इज टेरिबल। वहां से आई बिगन लूजिंग सम रिस्पेक्ट। ओके, जानते हो क्यों? जिन किताबों में बेकार बुक है, जो 2 किताबें उन्होंने थी, एक महाभारत पर, रामायण पर बेस्ड लिखी थी, जहां वो इंस्पिरेशन ले रहे थे। अब वो मुल्लागिरी जो अंदर से है वो जाग जाती है, तो जाहिर बेकार बुक है। हु इज लुकिंग फॉर योर रिकमेंडेशन? डिपेंड तो इस पे करेगा ना कि पब्लिक ने उन किताबों को पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो है बात, दुनिया में उन किताबों को पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। अब मुझे कब पता लगता है कि जयशंकर की वैल्यू क्या है? तब पता लगता है जब जर्मनी अपनी दुनिया भर से एम्बेसडर्स को बुलाता है अपने यहाँ पर बर्लिन में, और डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट करता है कि इनको जरा लेक्चर दो, बताओ। मुख्तार खान ऐसा कब करते हैं? सो हु इज मुख्तार खान टू एक्चुअली कमेंट अबाउट somebody
who's actually at the, operating at the global level and basically telling people what diplomacy is all about. ये बात करेंगे आपसे. For him, it is, खैर मैंने उस पे मैंने रिव्यूज किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, 3-4 शोज किए हैं मैंने उस पे. बट कमाल है, आप एक बेकार किताब पर 4 शो करते हैं. कोई कौन पागल है जो एक बेकार किताब पर, नॉनसेंसिकल किताब पर, फूहड़ किताब पर, जिसकी वजह से आपने राइटर की रिस्पेक्ट ही खो दी, आप उस पर 4 शो करते हैं. व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? आपको क्या लगा? सच्चाई ये है खान साहब, सच्चाई ये है कि आपको ये लगा कि जयशंकर के नाम पर वो 4 शो चलेंगे. दैट वाज द रीजन. जानते हो, आदमी आलोचना में कब उतरता है? जब आदमी को पता होता है कि ये चीज मुझे इफेक्ट करती है. जो चीज आपको अफेक्ट नहीं करती है, आप उसकी केयर ही नहीं करते. दैट इज ह्यूमन नेचर. इंसानी फितरत है ये कि जिस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उस पर बात करना ही पसंद नहीं करता. मैं बात उन्हीं लोगों के बारे में या उन चीजों के बारे में करता हूं जिनका मेरे ऊपर असर पड़ रहा है. लोग इंडिया में मेरा मजाक उड़ाते थे, पीपल इन द मिनिस्ट्री, जो रिटायर्ड डिप्लोमेटिक सर्कल जनरल, कि दे सेड के मुक्तदर, बाय द वे, रिटायर्ड सर्कल में क्यों? क्योंकि वो लोग रिटायर्ड सर्कल में मौजूद होते हैं, ऐसे लोग जिनको अपनी एम्बिशंस के मुताबिक पोस्ट रिटायरमेंट पर वो न मिल पाया जो मिल सकता था या वो चाहते थे, और वो न मिल पाया तो वो उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हीं तरह कहीं और फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए. इसी को कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई. कोई भी चीज बगैर मोदी की इजाजत के, अप्रूवल के नहीं हो सकती. तो जो भी तुम क्रेडिट जयशंकर को दे रहे हो, वो should either go to मोदी, और जो भी क्रिटिसिज्म जयशंकर को कर रहे हो, वो you have to do it to मोदी. It has nothing to do with Jaishankar is not an autonomous, independent thinking person. वही कर. अटर नॉनसेंस. तो जयशंकर की किताब को मोदी ने लिख दिया होगा? नहीं. तो क्या क्या बकवास करते हैं ये लोग? पॉलिसी मैटर को अचानक किताब से जोड़ दिया गया. और वो इसके बगल में देखो, वो कार्टून कैसे दांत निकाल रहा है ना, ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे ओमनी प्रेजेंट है, सर्वज्ञाता है. इससे पूछे तूने जिंदगी में कागज लिखा है क्या? एक पेपर लिखा है ना, जिसको जिस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है वही कह रहा है हमारे से कोई लेना देना नहीं है. जिसकी पीएचडी जो है वो सीक्रेट, जिसकी बर्थ डेट सीक्रेट. क्या बात है करता है जो, yes he can advise मोदी but is not. तो but after 2023 डॉक्टर जयशंकर की शाइन खत्म हो गई. अच्छा. and but it is also connected to के after 20, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, इंडिया का एकदम स्टैचर थोड़ा कम हो गया है. इंडिया अमेरिका के लिए बेटा, अमेरिका के लिए. बाय द वे, जिस स्टैचर को तुम कम करने की बात कर रहे हो, जरा सोचो पिछले हफ्ते में अमेरिकन सब क्या कह रहे हैं. तुम्हारे अपने मुल्क की डेमोक्रेसी, जिसको मैं हमेशा से कहता हूं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी इज फार फार लोअर देन इंडियाज. अब वही ट्रंप क्या कर रहा है कि देखो जी, इंडिया का इलेक्शन होता है असली इलेक्शन, हमारे तो इलेक्शन नहीं होता. अब आप इलेक्शन अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह के, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कह के, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बाद सीखने आ रहे हैं कि इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं. वो देखिए ईवीएम ले रहे हैं इंडोनेशिया वाले कि भैया आप इलेक्शन करवा दो हमारे यहाँ. ये हो रहा है. वही ईवीएम जिसको तुम्हारे पसंदीदा राहुल गांधी बुरा कहते हैं. क्या बात है. been marginalized in many big issues, constantly playing on the defense. मतलब ऐसा डर डर के, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो इस इंडिया ऑन ऑल फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पिछले, आप कह सकते हैं कि मोदी के तरफ से और जयशंकर से 2 सो कॉल्ड ब्रेव मूव्स मुझे नजर आए. एक जो उन्होंने क्विकली डिसाइडेड टू री ट्विस्ट एंड गो टू टिएनजिन एससीओ की समिट के लिए, जहां पे वो फोटोग्राफ आया विद पुतिन के साथ.
ठीक है, that was trying to send a message to Washington saying कि we have alternatives. कोई जवाब ही नहीं आया. Trump didn't even care about that. बिल्कुल आया, कौन कहता नहीं आया, झूठ। ट्रंप ने अगले ही दिन कहा था, ओ वी हैव लॉस्ट इंडिया टू द डार्क बैड चाइना। किसने कहा था वो? हु सेड? डोनाल्ड ट्रंप डिडंट केयर। जूते चाट ले भाई, जूते चाट ले, ट्रंप के जूते चाट ले। दूसरा था was the सर, bold. ये इसीलिए कहता हूँ, ये लोग ये परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो कितना बड़ा झूठ है, ये कोई पुरानी बात है क्या? एससीओ समिट में जब गए थे मोदी, जहां पे वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ में तस्वीरें आई थी, वी ऑल डिस्कस्ड इट हियर, राइट? move was to go to say कि हम इजराइल के साथ खड़े before the war started. And उस पॉलिसी का रिजल्ट मुख्तार खान अभी आना बाकी है। इट इज अबाउट टू कम वेरी सून, बट मोदी की उस पॉलिसी का रिजल्ट अभी आया नहीं है। यू विल सी व्हाई इट वाज डन। कीप वॉचिंग। अभी तो चीजें पुदक रही हैं, चल रही हैं, अभी कहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड रिजल्ट तो भी आना बाकी है। वो टर्की कह रहा है ना, वी विल नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इजराइल। क्यों भाई, क्या हुआ? लड़ो जाके, मजा है। ये अरब मुल्कों की मजबूरियां हैं, ये उनकी डिपेंडेंसीज हैं कि दे हैव नॉट बीन एबल टू रिएक्ट टू दैट एटलीस्ट इन पब्लिक। ना अरबों ने रिएक्ट किया, ना ईरानियन ने उसका कोई स्टेटमेंट दिया अबाउट इंडिया। वैसे दोस्तों एक बात बताओ, जरा सोचो ये क्या बोल रहे हैं। ना अरबों ने रिएक्ट किया, ना ईरानियों ने रिएक्ट किया। किस चीज को? कि इंडिया इजराइल गया, मोदी इजराइल गए और कहा इजराइल से कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो दोस्तों जरा बताइए, इसका मतलब क्या है? आधी दुनिया मजबूर है इंडिया के आगे, मगर उसके बावजूद इंडिया कमजोर है। क्या करें? अरब देशों की मजबूरियां हैं, ईरान की मजबूरियां हैं। क्या है ये भाई? कम से कम संभाली लो अपनी बात को, पगड़ी संभाल जट्टा। कमाल है। being saying clearly कि we stand with Israel. Yeah, Unconditional है वो, ऐसा नहीं कहा कि in this issue that issue exactly. हम इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। Yes. तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि मजबूरियां हैं ईरान की और गल्फ कंट्रीज की, पूरे मिडिल ईस्ट की। इमेजिन कीजिए व्हाट दिस मैन इज सेइंग, एंड देन ही आल्सो हैज गट्स टू से इंडिया इज गेटिंग वीक। इंडिया का तो बर्बादी हो गई। आई थिंक इस वजह से तो ये डिबेट हो रहा है इंडिया में कि इंडिया नीड्स अ ग्रैंड स्ट्रेटजी बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड के that it is a foreign policy failure कि India is in this situation right now. Democracy में debates are common. People keep debating. This is what democracy. That's the beauty of democracy. जब देखो कैसे बेचारा उल्टा हो गया, बोर हो गया। And they need to fix it. डॉक्टर साहब, आपने भी कमेंट किया हुआ और आपने और लोगों को भी रेफर किया हुआ कि जैसे कि इंडिया नीड टू डी अमेरिकनाइज इट्स स्ट्रेटजी। ये हैप्पी मॉन जेकब की आर्गुमेंट है जी। हाँ, तो मुझे ये बताओ। उसने अपने आप काट लिया, ये मेरी नहीं है, ये हैप्पी जेकब मोहन की जो भी बकवास कर रहे हैं उनकी है। ये क्या नाम बताया उसने? इस बात को मैं जरा देखूंगा, इस बंदे ने किया हुआ और आपने और लोगों को भी रेफर किया हुआ कि जैसे कि इंडिया नीड टू डी अमेरिकनाइज इट्स स्ट्रेटजी। ये हैप्पी मॉन जेकब की आर्गुमेंट है। हाँ, तो मुझे ये बताएं, अगर डी अमेरिकनाइज करें तो पीछे रह क्या जाएगा? डू यू थिंक कि इंडिया जो है अब आप क्या जवाब देंगे इसका, बताइए मुझे। अगला कह रहा है अगर डी अमेरिकनाइज करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? कर लो बात। उसके बाद इंडिया क्या सेल करेगा अपने आप को दुनिया में अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी पीछे? या इमेजिन करिए, इट्स क्रेजी। आई मीन, कैन यू बिलीव इट? ये आदमी, इसको ये लगता है कि दुनिया में बिना अमेरिका के कुछ है ही नहीं, जो कुछ है इट्स क्रेजी। आई रियली डोंट नो कि क्या बकवास कर रहे हैं जी। सनोवर इंस्टीट्यूट का चेयरमैन, बिल्कुल अंशुमन, बिल्कुल ठीक बात है। चेयरमैन ये वो है इनका, हाँ क्या है, नहीं वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक कर लो पोस्ट। ओके, आगे देखिए। नॉट अ क्वेश्चन कि अमेरिका की सपोर्ट ना हो की बात नहीं है। देखिए, ये तो सिर्फ अंडर मोदी
दैट अमेरिका प्रो अमेरिका हो गया ना, और ट्विस्ट तो थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह के अंडर शुरू हो गया था व्हेन द न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह हुआ 2007 या 8 में। बट उससे पहले अगर आप सारा कोल्ड वॉर देख लें आप, India's grand strategy of non-alignment was not America centered, it was not Soviet Union centered, it was self-centered, right? जो नॉन अलाइनमेंट का आइडिया पॉलिसी, इसमें नेहरू का विजन था बहुत ज्यादा। बट आपको पता है कि चाइना के साथ जब इंडिया की जंग हुई थी, अमेरिका ने हेल्प किया था इंडिया को। ये लोग बात ज्यादा नहीं करते, सिर्फ हमेशा 71 में सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था। बकवास खूब बात होती है इस पर मुख्तार खान, बहुत बात होती है इस पे, हम सब जानते हैं, हम सबके बीच में हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये बकवास करनी बंद करो। की बात करते हैं, बट दे डिडंट। अमेरिका ने हथियार भेजे, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भेजी। बट ये सारा कुछ क्यों करना पड़ा? वही नेहरू का विजन था, ये जो कहता था कि चाइना के बॉर्डर पे डंडा लेकर हमारे जो पुलिस वाले हैं वो गार्ड कर लेंगे, हमको गन चाहिए ही नहीं। ये तुम्हें उसी विजनरी नेहरू की पॉलिसी थी वो। तो ये जो हमेशा एक सच के दो पहलू होते हैं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। नेहरू का विजन एक जगह अच्छा बता के बाकी वो जो अमेरिका की हेल्प है उसको हाईलाइट करने से पहले ये भी देखो कि वो नौबत लाया कौन, वो वही नेहरू लेकर आया। So they send weapons etc. in 1962 to India. आपको पता है सर जानते हैं, जूते भेजे, कपड़े भेजे हिमालय में पहनने के। मैं मुझसे सुनिए ना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। आई एम ashamed of it, yet this is a fact. लेटर मौजूद है नेहरू के, आप देख लीजिए, चिट्ठियां मौजूद है जिनमें वो कह रहा है हमें ये मदद चाहिए। अमेरिका के हवाई जहाज जो तिब्बत के ऊपर सर्वेलेंस करते थे 1950s में इंडिया से उड़ते थे वो। So India was participating in covert American operations over China in the 1950s। अगर आप जाके देखें हैदराबाद के पुलिस एक्शन के वक्त अमेरिकन, तो जरा सोचे वो कौन कर रहा था? इंडिया वाज पार्टिसिपेटिंग एंड हु वाज रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम? वही जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, उनका विजन था। तो ऐसा कैसे है मुख्तार खान कि कहीं पे विजन मरा हुआ है, कहीं पे विजन जिंदा है, मगर आदमी ग्रेट है? नहीं, मगर ये चीज, यही डिस्टिंक्शन आप मोदी साहब नहीं लगाते हैं। उसकी कोई पॉलिसी फेल हो जाए तो आपको गाली देना शुरू कर देंगे, मगर नेहरू के मुंह के लिए आपको मुझसे एक बात नहीं निकलेगी। और फिर आप कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट में ऑनेस्टी होनी चाहिए। न इस्लाम में ऑनेस्टी है, न इस्लामिक लोगों में ऑनेस्टी है, न इस्लामिक स्टेट में ऑनेस्टी है। तुम सबके सब पैदाइशी झूठे पैदा होते हो, मक्कार होते हो, दोगले होते हो, दो मुंहे होते हो। here in Hyderabad, so America was supporting। आपको पता है ये जो IITs बने हैं इंडिया में, they have been developed with the help of MIT। MIT के प्रोफेसर्स आए, IIT का ऐसे घर में बैठ के बना लिया नहीं। नहीं तो उसके लिए क्या हुआ था, वो सब कैसे हुआ था? ये बिल्कुल ठीक बात है, इनिशियल सपोर्ट वहां से आई, मगर उसके साथ हमें और क्या क्या बर्बादी मिली ये तो देखो। कॉलोनाइजेशन तो का जो प्रोसेस था वो तो अमेरिका मदद करना ही चाहता था ना। बिफोर पाकिस्तान क्रॉप्ड अप एंड अयूब खान रैन टू अमेरिका एंड अमेरिकन्स गॉट मैड एज दे आर। जैसे आज अमेरिकन्स को लग रहा है आप जैसे कि ईरान हमारा अच्छा दोस्त बनेगा, वो नौबत फिरा रही है, वो नौबत फिरा रही है। आजकल जानते हैं दोस्तों, जो अमेरिका का लेफ्टिस्ट जो लिबरल है, लेफ्ट लिबरल, उसका कहना है कि हम ईरान से लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, ये लड़ाई गलत शुरू हुई, ट्रंप पागल है, हमको ईरान के साथ दोस्ती करनी चाहिए और जो ईरान है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। These people have no idea what they're dealing with, but you know चलता है ये सब अपनी बला से। जानने वाले जानते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये लीजिए। अरे ये क्या हो गया? चल भाई, सॉरी। The vision came, मतलब vision to create these institutes was Maulana Azad का in collaboration with Nehru, but the actual operation के ideas तो IIT के साथ आए।
MIT के पास आए, स्पेशली जो ये क्या बकवास कर रहा है आदमी। कह रहा है अलॉन्ग विद नेहरू को इसने डाल दिया चूरन की तरह से। क्या कह रहा है, मौलाना आजाद का विजन था, वो आदमी जिसको कख नहीं आता था, जो मदरसे का पढ़ा लिखा था, जिसकी फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं थी, ये मुझे ये बकवास सिखा रहे हैं कि उसका विजन था IIT आने के पीछे। वाह, no, this is actually something big I got to know from this man. Wow. दिल्ली के IIT है, मुंबई वगैरह। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है ग्रीन, वो भी अमेरिका की बहुत मदद के साथ हुआ है। सो इंडियाज अर्ली डेवलपमेंट हैपेंड विद अमेरिका, सो दैट इज प्रूफ। दैट्स एक्चुअली हम आज तक सफर कर रहे हैं भैया उसको। ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए हमारी जो नेचुरल क्रॉप्स थी उनका जो बेड़ा गर्क किया है अमेरिका ने, वो तो हम ही भुगतते हैं ना। और जिन IITs को मुख्तर खान अमेरिका ने बनाया था, उसके प्रोफेसर्स ने आज तक हमारे साथ क्या क्या घपले किए हैं वो भी हम जानते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर में, जिसके लिए आज अमेरिका मारा जा रहा है। ये जो सीड्स का तुमने पंगा लिया है वो हमसे, वो क्या है? इस सीड्स की शुरुआत कहाँ हुई थी? कौन से प्रोफेसर जो प्रमोट कर रहे थे? मैं जानता हूं उनको पर्सनली, IIT के उन प्रोफेसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने एक कांड किया था। सो मुझे पता है कि वो कौन से पैसे खा रहे थे, कहां से पैसे खा रहे थे और क्या कर रहे थे। To me कि you can get the help of the US without being US centered। तो अमेरिका आपको हेल्प करता है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज द गुडनेस ऑफ अमेरिकन विजन वगैरह। गुडनेस ऑफ अमेरिकन विजन, माय फुट। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है। ये ट्रम्प आके हमको बदनाम कर दिया बिल्कुल। इसने ऐसा जैसा कि बाथरूम का डोर खुला रख दिया और सारी गंद कर दी। पर कमरची भाई मुख्तर खान, इसका मतलब पता क्या हुआ कि आपका बाथरूम प्राइमरीली गंदा था, आप दरवाजा बंद करके उसकी बदबू को छिपा रहे थे। मगर जो साफ लोग होते हैं ना, वो बाथरूम को भी साफ रखते हैं। उनके लिए बाथरूम रूम का हिस्सा होता है। समझ में आई? तो द वेरी फैक्ट कि आप ये कह रहे हो कि उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और उससे बदबू अंदर आ गई, दिस मीन्स कि प्राइमरीली बेसिकली यू आर ऑल स्टिंकिंग पीपल। The bloody country was a stinking country. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जॉर्ज बुश के अंडर एंटी अमेरिकनिज्म वाज एट इट्स पीक। याद है आपको? हम लोग मजाक से कहते थे कि वी विल वेयर अ टी-शर्ट सेइंग आई एम फ्रॉम कनाडा। जब भी यूरोप जाते थे, उम्रा के लिए लोग जाते थे, आई एम फ्रॉम कनाडा कह के टी-शर्ट्स पहनते थे। सो सबसे ज्यादा जो एंटी अमेरिकन कंट्री थी वाज इंडोनेशिया। पब्लिक ओपिनियन में आप जाके प्यू के अगर डेटा देखे, फेवरेबिलिटी रेटिंग्स, इट वाज इन द टीन्स, यानी 70-80 परसेंट पीपल इन इंडोनेशिया वेर सुना। और किसका डेटा? प्यू का। प्यू कहाँ की है जनाब, ये बताइएगा ना। अमी जब आई, इंडोनेशिया हजारों आइलैंड्स है। जब सुनामी आई कई बड़े आइलैंड्स पे, कई इंडोनेशियंस के लिए द फर्स्ट रेस्पॉन्डर वाज अमेरिकन नेवी। उनको उनकी नेवी नजर नहीं आई, उनको उनकी पुलिस, उनकी रिलीफ वगैरह नजर नहीं आई। They didn't show up for many days. It was the Americans who came first to help the Indonesians. ठीक है, उसके बाद जॉर्ज बुश ने और ऑस्ट्रेलिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड भी दी उसको। तो ये वो ठीक है, वो तुमने दी, और तुम्हारे वहाँ क्या इंटरेस्ट है? मैं नहीं जानता उसकी हिस्ट्री कि वहाँ पे उस कंट्री में उनकी अपनी हिस्ट्री क्या रही है। बट मैं इतना जानता हूँ, अमेरिकन कोई एड कुछ भी फ्री में नहीं देते। उनके लिए कुछ ना कुछ आगे पीछे उन्हें वसूली करनी होती है, अपना गुरगा उनको बनाना ही होता है। और जहां तक हेल्प की बात है, तो आज की तारीख में इस रीजन में जितनी मुश्किलें आई हैं, चाहे नेपाल में आई हो, चाहे वो श्रीलंका में आई हो या मालदीव में आई हो, कौन था फर्स्ट रिस्पॉन्डर? आज तक हम ही लोग कर रहे हैं। और मगर पाकिस्तान में नेगेटिव क्या है? श्रीलंका तो इंडिया का दुश्मन है, उनके रिलेशन खराब है, न जाने कहां से खराब है मैं नहीं जानता। उनकी IMF में गारंटी हमने दे रखी है। कमाल है। टू फाइट दैट। बट वो जो प्रोमिनेंट हुआ, पब्लिक ओपिनियन इतना बदला है इंडोनेशिया में, फ्रॉम इराक वॉर की वजह से जो नेगेटिव हुआ था, सुनामी की वजह से पॉजिटिव हो गया।
तो I actually met the admiral जिसने वो डिसीजन लिया. He says I didn't even have to call the Secretary of Defense. जैसा हमने रियलाइज किया, we went towards it to help. तो मैंने पूछा कि इतना जो आपने पैसे खर्च किए हैं इंडोनेशिया को मदद करने, वो बजट में थे क्या पहले से? So the US defense budget has an item जो दूसरे मुल्कों को हेल्प करते हैं. So America has always helped other countries. ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर और जॉर्ज बुश के अंडर किस कॉस्ट पे? जहां पे अपनी ही करेंसी को छापने की फैसिलिटी उनके पास मौजूद है, क्योंकि पेट्रो डॉलर उनको फंड कर रहा था. जरा सोचिए. थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ गई है, अग्रेसिवनेस, खासतौर से जब से न्यूकॉन्स अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं. बट अदरवाइज अमेरिका हैज बीन force for good in many parts of the world. It has been bad in many parts of the world, जैसा साउथ अफ्रीका भी है वगैरह. So I think कि India becoming India centered will not lose America entirely. That is the point जो मैं इतना belabor कर रहा हूँ. That actually on that point I agree. De-Americanization India, America will come along. उसके अपने इंटरेस्ट है भाई. और उसमें एक निरुपमा राव बल्कि इंडिया की फॉर्मर डिस्टिंग्विश्ड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं. हाँ, सो शी उनका भी आर्टिकल है इस डिबेट में, एंड शी मेक्स द पॉइंट कि या तो हमको अमेरिका का विजन अबाउट चाइना अडॉप्ट करना चाहिए, ना हमको चाइना का विजन अबाउट अमेरिका अडॉप्ट करना है. वी नीड टू ठीक बात है. शी इज एब्सोल्युटली राइट. सी विद आवर ओन आईज. या हैप्पी माउंट जेकब का आर्गुमेंट था कि हम अमेरिका की आंखों से दुनिया को देख रहे हैं. वो सारी बात है, because in that is the only way they will be giving them so much which India needs actually in the arms development. ये क्या बकवास है. और इसकी आपने देखा पहला जो देने पे आता है ना हमेशा आर्म्स. एक्चुअली दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ माइंड. यू नो, जो माइंडसेट है उसका रिफ्लेक्शन होता है इसमें, जब कोई आदमी इस तरह की बात करता है. when it comes to giving to India the arms, हथियार पर ही बात शुरू होती है इसकी. आईटी बहुत कुछ और दुनिया में ऑब्वियसली वो 100% ना भी देखें तो कुछ ना के. क्या आईटी में इंडिया को क्या दे दिया भाई उन्होंने? आईटी ने इंडिया को उन्होंने क्या दे दिया है? उनके यहाँ जो आईटी चल रही है उसमें हमारे लोग जाते हैं. वन लास्ट क्वेश्चन. मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तो देखते हैं कि एंटी अमेरिकनिज्म है फॉर वन रीजन और दी अदर. आपके पास 15% ही ऐसे फेवरेबिलिटी. पाकिस्तान इज द मोस्ट एंटी अमेरिकन कंट्री इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. लेकिन द क्वेश्चन इज कि इंडिया के अंदर भी एंटी अमेरिकनिज्म है. इसकी क्या लॉजिक है कि आप बाकी तो चलो ठीक है, हमारी तो समझ आ गई जी, इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन को इस एंगल से देखा है, कश्मीर, पैलेस्टाइन, इजराइल, गाजा, दिस दैट. इंडिया के अंदर क्यों एंटी अमेरिकनिज्म है? वो तो सारे मतलब जरा सी बात हो तो वो रिसेंटली आपने देख लिया जो कुछ इन्होंने किया करते हैं. तो अभी पीयू क्या रिसेंटली क्या कर दिया है इन्होंने? हमने क्या कर दिया है? हमने अमेरिका से कोई क्या मांग लिया भाई? हमने रिसेंटली अमेरिका से क्या मांगा? हम तो दूर हो रहे हैं अमेरिका से बिल्कुल. का एक सर्वे आया पिछले चंद, मतलब हर साल करते हैं ना वो फेवरेबिलिटी रेटिंग. तो उसमें आप देखेंगे तो जो फेवरेबल व्यू है अमेरिका का पाकिस्तान में सिर्फ 15% है. बट अमेरिका में, इंडिया में अभी भी 45% फेवरेबल है, 55+ not favorable है. But historically, Indians have always been suspicious of the US because of the post-colonial point of view. They've seen America as an imperial power. So during the Cold War, ज़माने तक India was, public opinion was against the US. कि US पाकिस्तान के साथ है, US ने पैटर्न टैंक्स दिए, US के क्या आपके क्या. तो इसमें क्या झूठ है क्या? कुछ झूठ है क्या? 7th फ्लीट को क्यों बोलते हो? मैं भूल गया वो प्लेन का नाम जो 1965 में एयरफोर्स में इस्तेमाल किए थे. नहीं 1965 में आपकी एयरफोर्स ने कोई नए अमेरिकन फाइटर्स यूज किए थे. सैबर जेट की बात कर रहे हैं. सो देयर इज अ पब्लिक ओपिनियन के पाकिस्तान को हेल्प. अब देख रहे हो, ये मिलिट्री एक्सपर्ट बैठा हुआ बगल में है ना, मिलिट्री का चमचा. इसको ये नहीं पता 65 में जहाज कौन से यूज हुए थे.
वो पाकिस्तान में अमेरिकन जहाज थे, साइबर जेट जो यूज हुए थे। करता है ये पावर, प्लस इट इज एन इंपीरियल पावर वेरी क्लोजली अलाइंड विद ग्रेट ब्रिटेन, नेटो वगैरह। सो पब्लिक कॉन्शियसनेस में द पोस्ट प्रो सोवियत यूनियन, देखिए अब रशिया की इतनी हाई अप्रूवल रेटिंग है, हालांकि रशिया के साथ इन रियल टर्म ना कोई सीरियस ताल्लुकात है, डिपेंडेंसी है मिलिट्री की, बट दैट इज रिड्यूसिंग और वो लो टेक होते जा रही है। So historically Indians were against colonialism, इसलिए तो ताजुब हो रहा कि इजराइल के साथ हैं। India was with first non-Arab country to recognize Palestine. India was a leader against apartheid in South Africa. तुम्हारा विजन था ना भैया, वो विजनरी बैठा हुआ था ना नेहरू। हालांकि ले हेल्प 65 के वॉर में, 71 के वॉर में किससे ले रहे थे? हेल्प ले रहे थे इजराइल से, मगर रिकॉग्नाइज किसको कर रहे थे? पैलेस्टाइन को। वाओ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर लीडरशिप। अफ्रीका, तो ये तो एथिकल पोजीशंस इंडिया ने ली। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री एथिकल पोजीशंस ली, लेकिन मांग कर। इमेजिन कीजिए दोस्तों, हम डिपेंड कर रहे थे मिलिटरी किसके ऊपर? इजराइल की मदद के ऊपर। और एथिकल, ऐसे एथिक्स का मैं क्या करूं जो प्रैक्टिकली किसी यूज की ना हो। हम एथिकली यूज कर रहे थे, झंडा उठा रहे थे पैलेस्टाइन का, मदद मांग रहे थे इजराइल से। क्या बची इजराइल की नजर में हमारी और फलस्तीन की पॉलिसी की इज्जत? टू क्रिटिसाइज अमेरिका के जो इंटरवेंशंस होते थे लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में। आपको याद है फिडेल कैस्ट्रो आए थे इंडिया, कितनी उनकी धूम हुई थी। So there is a long history of anti-colonialism in India, which is understandable because they are a post-colonial society. मतलब हमने सफर किया है colonization की वजह से। अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, it is post liberalization। अब 1980s से शुरू हुआ कि अमेरिका को माइग्रेट करेंगे, अमेरिकन बनेंगे वगैरह, एंड सो दैट हैज चेंज्ड। इनफैक्ट अगर आप शायद डोनाल्ड ट्रंप से सेकेंड टर्म से पहले अगर आप देखेंगे अप्रूवल रेटिंग, आई विल चेक ऑन प्यू के, तो यू विल फाइंड के मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर नाउ प्रो अमेरिका। सो एंटी अमेरिकनिज्म है, बट इट इज इन द सेंटर लेफ्ट, not on the center right. जैसा RSS and all are desperately pro America, pro Britain थे वो। RSS pro, अब आ रहे हैं मोहन भागवत कल या परसों यहाँ पे स्पीचेस वगैरह देने के लिए। they are trying to rely, वो समझते हैं कि अगर हम अमेरिका के करीब हो जाएं फॉरेन पॉलिसी में, दिस इज RSS का व्यू, कि फिर हम जो डोमेस्टिक जो जुल्म करेंगे उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अमेरिका हमको बचा लेगा, जैसा वो इजराइल। बच्चे ऐसी बातें कर रहे हो। अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी की मार से नहीं बचा पा रहा है, इंडिया को बचा लेगा है? सारी दुनिया आज अमेरिका को गाली दे रही है, अमेरिका बचा पा रहा है अपने आप को? और अगर वहां नहीं बचा पा रहा है तो वो इंडिया को क्या बचाएगा? कोई पागल ही होगा जिस तरह बात सोचेगा। तो बचा लेता। दैट इज उनके ख्वाब यही है कि हम फिर मुसलमानों को मार डालेंगे सबको और अमेरिका हमको बचा लेगा फ्रॉम द बैकलैश फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज आई थिंक देयर इविल प्रॉमिस फॉर RSS, संगीज वगैरह, एंड दैट इज नॉट वर्किंग। वो जितना ज्यादा घुसेंगे अमेरिका में उतना ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। उनकी हिस्ट्री तो सबको पता है, क्या बात। इट विल कम आउट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लेयर टॉकिंग टू यू। प्लेयर हो गया इनका। चलिए जी, ये प्लेयर हो गया इनका दोस्तों। तो मित्रों, मैंने भी आज आपका बहुत वक्त ले लिया, 1:45 बज रहा है इसमें रात का, बट यू नो अच्छा लगा, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। और तमाम जो बातचीत थी आपने सुनी, और आप ये देखिए कि कितनी बायस्ड, कितनी टॉक्सिक बातचीत है ये, जिसका अपन कुछ नहीं कर सकते। यू नो व्हाई दिस गाइस ट्राई टू पोर्ट्रे बैड थिंग्स अबाउट RSS, बिकॉज मुल्ले हैं, खुद की आइडेंटिटी सूट नहीं करती। जयशंकर की पहली किताब को उन्होंने अच्छा बताया, बाकी दोनों किताब बकवास है। फिर क्या करें, मैंने आर्टिकल लिखे, मैंने 4 प्रोग्राम किए उसके ऊपर। अबे किसी बेकार किताब पे 4 प्रोग्राम कोई क्यों करता है? यू नो सो ये चलता है, क्या कहें। और फिर वैल्यू किसके दे रहे हैं, ओपिनियन किसका ले रहे हैं? प्यू का। प्यू कौन है? अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। कर लो बात। तो इंडिया के पब्लिक ओपिनियन को मेजर करने के लिए अमेरिकन एजेंसी हायर करके, अमेरिकन एजेंसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हमारे को लाया जाएगा, बिकॉज प्यू इज सेइंग इट, सो वो इसलिए ठीक है। क्या मतलब बना इसका? एनीवे, तो दोस्तों ये रहा आज का दिन। चीमा बहुत बोर हुआ, बिल्कुल ठीक करो तुम अंशुमन। तो लेट्स मीट अप टुमारो मॉर्निंग
again with another program. We'll catch up. Thank you so much. Thank you so much for being with me. And दोस्तों, आप में से जिन दोस्तों ने ना सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मेरी रिक्वेस्ट पहली बार आपसे कर रहा हूँ आज, एक बार बहुत दिनों बाद, कि आप में से जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें वो मेंबरशिप भी ले सकते हैं. फ्रॉम वेरियस अदर मोड जो है उसको करने के अलावा यू कैन बी अ मेंबर एज वेल. सो आई विल बी ग्लैड टू सी यू एज अ मेंबर. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.